तो कल अपन देख रहे थे पावर फैक्टर के बारे में, तो पावर फैक्टर के बारे में उसी को कंटिन्यू करेंगे। तो पावर ट्रायंगल कल देखे थे, तो उसमें सबसे पहले हेडिंग डाल लीजिए, ठीक है। एक्टिव पावर, ट्रू पावर, रियल पावर सब सेम है ना, सब एक ही होती है। उसमें लिखिए यह यूजफुल पावर होती है, यह रेजिस्टेंस के द्वारा कंज्यूम होती है, यह रेजिस्टेंस के द्वारा कंज्यूम होती है। सर्किट के यूजफुल वर्क, सर्किट के यूजफुल वर्क जैसे हीटर का हीट प्रोड्यूस करना, हीटर का हीट प्रोड्यूस करना, मोटर में टॉर्क प्रोड्यूस्ड होना, आदि वर्क इसी के द्वारा किए जाते हैं, आदि वर्क इसी के द्वारा किए जाते हैं। ओके, नेक्स्ट की वॉट मीटर, हाँ उसी में लिखिए, नहीं तो एक उसमें ये लिख लीजिए, इस पावर को वॉट में, इस पावर को वॉट में मेजर करते हैं, इस पावर को वॉट में मेजर करते हैं। वॉट मीटर सर्किट की इसी पावर को मेजर करता है, वॉट मीटर सर्किट की इसी पावर को मेजर करता है, वॉट मीटर सर्किट की इसी पावर को मेजर करता है। नेक्स्ट की यह पावर कांस्टेंट होती है, यह पावर कांस्टेंट होती है। अर्थात यह पावर फैक्टर पर डिपेंड नहीं करती है, अर्थात यह पावर फैक्टर पर डिपेंड नहीं करती है। ठीक है, इसको किससे शो करते हो सबको पता है, पी से। क्या होती है ये, वी आई कॉस फाई, ठीक है। या फिर इसको हम किस में मेजर करते हैं, वॉट में, या फिर किलो वॉट इज इक्वल टू क्या होगा, के वी ए कॉस फाई, ठीक है। तो क्या हुआ ये, वोल्ट एम्पियर, वोल्ट एम्पियर कॉस फाई, ठीक है। तो सेम पावर है, किलोवाट में क्या लिखेंगे उसको, केवीए कॉस फाई, ओके। उसके बाद में सेकंड लिखिए रिएक्टिव पावर, रिएक्टिव पावर उसमें लिखिए यह यूजलेस पावर होती है, यह यूजलेस पावर होती है। यह सर्किट में कोई भी यूजफुल वर्क नहीं करती है, यह सर्किट में कोई भी यूजफुल वर्क नहीं करती है। नेक्स्ट की सर्किट में रिएक्टेंस होने के कारण, सर्किट में रिएक्टेंस होने के कारण यह पावर प्रोड्यूस्ड होती है, सर्किट में रिएक्टेंस होने के कारण यह पावर प्रोड्यूस्ड होती है।
नेक्स्ट कि इस पावर को केवीएआर में मेजर करते हैं, इस पावर को केवीआर में मेजर करते हैं। ठीक है, तो ये यूजलेस पावर है, इसको किसमें मेजर करते हैं? केवीआर में। ये क्या करती है? सोर्स टू लोड, लोड टू सोर्स आना जाना करते रहती है ना, कंज्यूम ये नहीं होती है, तो इसलिए कोई भी यूजफुल वर्क नहीं करेगी। इसको किससे शो करते हैं? क्यू से। ये क्या होती है यहाँ पे? वी आई साइन फाई। इससे कैलकुलेट करेंगे तो VAR आएगा, है ना, और जब इसको 1000 से डिवाइड करेंगे तो क्या बनेगा? वो KVR बनेगा। इसको हम क्या लिखेंगे? KVAR इज इक्वल टू क्या होता है? KVA साइन फाई। ठीक है, बस समझ में आई? या फिर हम इस KVR को और कैसे मेजर कर सकते हैं? तो किलो वॉट इंटू टेन फाई, कल बताया था। ठीक है, KVR को हम दो प्रकार से मेजर कर सकते हैं। ठीक है, KVA इंटू साइन फाई, तो अपरेंट पावर के टर्म्स में लेंगे तो उसकी साइन वैल्यू होगी, और यदि एक्टिव पावर के टर्म्स में लेंगे तो उसकी टेंजेंट वैल्यू होगी। ओके, उसके बाद में नेक्स्ट देखिए अपरेंट पावर। तो अपरेंट पावर को नॉर्मली किससे शो करते हैं? एस से। उसमें लिखिए यह एक्टिव एंड रिएक्टिव पावर की, यह एक्टिव एंड रिएक्टिव पावर की रिजल्टेंट पावर होती है। यह एक्टिव एंड रिएक्टिव पावर की रिजल्टेंट पावर होती है। इसे KVA, किलो वोल्ट एम्पियर, है ना, किलो वोल्ट एम्पियर KVA में मेजर करते हैं। ठीक है, तो जो KVA है, ये KVA का स्क्वायर क्या होता है? सबको पता है, किलो वॉट का स्क्वायर प्लस क्या होता है? KVR का स्क्वायर होता है। ठीक है, हो गया, नोट कर लिए। अब माइंड में कल ये आ रहा था कुछ बच्चों के कि जो एक्टिव पावर है, ये जो एक्टिव पावर अपन लिखते हैं, ये एक्टिव पावर अपन लिखते हैं, इसमें क्या आता है? कॉस फाई आता है, और अपन बोलते हैं कि ये पावर पावर फैक्टर पे डिपेंड नहीं करती है। लेकिन पावर फैक्टर आ रहा है तो कैसे डिपेंड नहीं करती है? ऐसा मन में आ रहा होगा कि ये पावर कांस्टेंट कैसे हो सकती है? ठीक है, तो ये पावर कांस्टेंट ही होती है। जैसे कि मान लीजिए आपके पास में एक मोटर है, ठीक है, अब वो मोटर जो है वो आपकी कितने किलोवाट की है? 10 किलोवाट की है। बात समझ में आ रही ना? अब उस मोटर को वर्क करना है, मतलब मोटर की जो रेटिंग होती है, मोटर आपकी यदि बोली जा रही है कि 10 किलोवाट की है, तो ये 10 किलोवाट कौन सी पावर होती है? इसकी शाफ्ट पावर होती है, आउटपुट मैकेनिकल पावर होती है। ठीक है ना, तो जो मोटर होती है उसको उसकी इलेक्ट्रिकल पावर कितनी देर है उससे कंसिडर नहीं करते हैं। उसको कैसे लिया जाता है? उसके शाफ्ट पे क्या कनेक्ट करना है? लोड। तो उसके शाफ्ट पे कितने किलोवाट का लोड हम कनेक्ट कर सकते हैं, उसके हिसाब से उसको दिया जाता है। तो यदि बोला जा रहा है मोटर आपकी 10 किलोवाट है, तो वो उसकी कौन सी पावर होती है? शाफ्ट पावर होती है। मतलब इतने किलोवाट के लोड को क्या कर सकती है? वो ड्राइव कर सकती है। यदि हम मान लेते हैं कि हमारी मोटर जो है वो कैसी है? आइडल मोटर है, मतलब इसमें कोई लॉस नहीं है, तो हमको उसको इनपुट भी कितना देना पड़ेगा? इतनी ही पावर देनी पड़ेगी। तो इतनी इनपुट इलेक्ट्रिकल पावर को किसमें चेंज करेगी? आउटपुट पावर में चेंज करेगी। ठीक है, तो यदि हम देखें कि मोटर को यूजफुल वर्क करने के लिए कितनी पावर चाहिए? इतनी ही पावर चाहिए, इतना ही वर्क करेगी। ठीक है, कब? जब उसमें रिएक्टिव पावर यदि क्या है? जीरो है। रिएक्टिव पावर क्या है? उसमें जीरो है। तो यहाँ पे ये 10 किलोवाट का स्क्वायर हो जाएगा, और ये क्या होगा? KVA का स्क्वायर हो जाएगा। तो स्क्वायर स्क्वायर तो कैंसिल हो जाएगा,
तो केवीए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10 किलोवाट आएगा। तो केवीए और किलोवाट दोनों की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे सेम हो जाएगी। बात समझ में आई? तो इतना ही वर्क उसको करना है। लेकिन यदि मोटर आपकी जो है वो रिएक्टिव पावर को क्या करती है, ड्रॉ करती है, तो जब वो रिएक्टिव पावर ड्रॉ करेगी तो इस पावर में थोड़ी चेंज होगा, इस पावर में चेंज नहीं होगा। यदि वो रिएक्टिव पावर चेंज करेगी तो आपकी क्या चेंज हो जाएगी यहाँ पे, ये ठीक है, आपका ये अपरेंट पावर आ जाएगी, यानी आपका केवी आ जाएगा। ठीक है, तो किलोवाट अभी कितना है आपका, 10 है, ये 10 ही रहेगा, उसमें चेंज नहीं होगा। लेकिन हम इस किलोवाट को नहीं बोल सकते हैं कि मोटर हमारी 10 किलोवाट की पावर ले रही है। ठीक है, हम लेंगे तो ये किलोवाट ही कि कितना वो यूजफुल वर्क कर रही है ना, उतना ही बिजली का बिल आएगा आपका, इतना ही आएगा। लेकिन हम इसको वैल्यू को कैसे कैलकुलेट करें, तो इसकी वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए केवीए की कौन सी वैल्यू लेते हैं, कॉस वैल्यू लेते हैं। बात समझ में आ रही है? कि यदि मान लीजिए, और सिंपल एग्जांपल लेते हैं इसमें, यदि आपका मान लो जो पावर फैक्टर है cos फाई, इसकी वैल्यू कितनी है, 0.8 है। ठीक है, तो आपकी जो केवी होगी, ये केवी आपकी लगभग कितनी हो जाएगी, तो ये केवी आपकी हो जाएगी 10 किलोवाट डिवाइडेड बाय 0.8 करोगे तो 100 बाई क्या हो जाएगा, 8, यानी कि 25/4 यानी कि 12.5। तो यदि आपकी जो मोटर है, ठीक है, उसमें कुछ क्या है, यहाँ पे रिएक्टिव पावर है, वो रिएक्टिव पावर भी क्या कर रही है, ड्रॉ कर रही है। ठीक है, वर्क तो इतना ही करना है उसको, लेकिन अब वो क्या कर रही है, कुछ रिएक्टिव पावर ड्रॉ कर रही है। तो इसके कारण अब आपके मशीन में क्या हो गई, अपरेंट पावर पिक्चर में आएगी। ठीक है, लेकिन ये जो अपरेंट पावर है वो कितनी है, 12.5 केवीए, इतनी पावर है। बात समझ में आ रही है ना? तो यहां पे आप यदि बोलोगे कि आपकी जो मशीन है उसकी किलोवाट रेटिंग कितनी है, तो बोलोगे 10 किलोवाट है। उसकी केवीए रेटिंग कितनी है, तो बोलोगे 12.5 केवीए है। बात समझ में आ गई? बात समझ में आई? तो क्या ये वाली पावर चेंज हो गई, क्या ये पावर चेंज नहीं हुई, ये अभी भी उतनी ही है। लेकिन उस पावर को हमने किसके टर्म्स में लिया है, केवीए के टर्म्स में लिया है। तो यदि हम इसकी कैलकुलेशन करें तो क्या लिखोगे, केवीए कॉस फाई लिखोगे इसको। तो केवीए कितना है, 12.5, पावर फैक्टर कितना है, 0.8, तो इसको मल्टीप्लाई करोगे तो अभी भी कितना आएगा आपके पास में। तो ये पावर चेंज नहीं हुई, रिएक्टिव पावर आने से क्या आया आपके पिक्चर में, केवीए। आपकी केवीए डिमांड इंक्रीज हुई, तो इस केवीए डिमांड के टर्म्स में, यदि किलोवाट को हम किसके टर्म्स में लेंगे, केवीए डिमांड के टर्म्स में लेंगे, तो उसको पावर फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास में क्या आ जाएगा। बात समझ में आ गई ना? इसलिए क्या बोलेंगे कि ये पावर कैसी होती है, कांस्टेंट होती है। तो ये नहीं सोचना है कि भाई जो फार्मूला हम लोग लिखते हैं कि किलोवाट इज इक्वल टू केवीए इनटू कॉस फाई है, इसका मतलब है कि ये पावर फैक्टर पे डिपेंड करती है, नहीं। ये पावर तो कांस्टेंट है, ये पावर फैक्टर पे डिपेंड नहीं कर रही है। हाँ, ये कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू को हम किसके टर्म्स में, यदि केवीए के टर्म्स में लेंगे तो उसको आपको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, कॉस फाई से, तभी इसकी एग्जैक्ट वैल्यू आपके पास में आएगी। आ गई बात समझ में? यदि आपका पावर फैक्टर पुअर होगा तो केवीए डिमांड बढ़ती जाएगी, इसकी पावर में चेंज नहीं होगा। ठीक है, जैसे कि पावर फैक्टर और पुअर हो जाएगा, 0.6 होगा तो 12.5 से बढ़ के ये 15 हो जाएगा, ये और पुअर होगा तो ये 20 हो जाएगा, लेकिन इन दोनों का प्रोडक्ट हमेशा कितना रहेगा, 10 किलोवाट ही रहेगा। आ गई बात समझ में? तो ये याद रखना है आपको, है ना। चलिए, अब इसके बाद में देखेंगे कि जो पावर फैक्टर होता है, ये पावर फैक्टर यदि पुअर होता है तो इसके कारण क्या प्रॉब्लम्स आती है। ठीक है, तो इफेक्ट ऑफ पावर फैक्टर ऑन पावर सिस्टम, कि पावर सिस्टम पे पावर फैक्टर का क्या प्रभाव होता है। ठीक है, तो जैसे कि अभी हम देखें यहाँ पे P इज इक्वल टू क्या होता है, वी आई कॉस फाई होता है। ठीक है, तो यदि हम देखें कि I जो है इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे, P वी कॉस फाई से, है कि नहीं।
तो मैंने बोला कि ये पावर क्या है, किलोवाट पावर है, ये कांस्टेंट है, आपकी सप्लाई वोल्टेज कांस्टेंट है, ठीक है ना। क्या वेरिएबल है यहाँ पे, यदि पावर फैक्टर आपका हाफ हो जाता है तो आपकी लाइन करंट क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी, ठीक है। बहुत फर्क पड़ता है, देखो आपकी ट्रांसमिशन लाइन के कंडक्टर में यदि पावर फैक्टर यूनिटी है और उस समय 1000 एम्पीयर की करंट फ्लो हो रही है, पावर फैक्टर हाफ होने पे उसी कंडक्टर में 2000 एम्पीयर की करंट फ्लो होगी, तो कंडक्टर का जो क्रॉस सेक्शन होता है वो किस पर डिपेंड करता है, उसकी करंट कैरिंग कैपेसिटी पे, कि कितनी करंट कैरी कर रही है। यदि हायर वैल्यू की करंट वो कैरी करेगी, उसकी करंट इंक्रीज हो जाएगी, तो कंडक्टर का क्रॉस सेक्शन क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। तो कंडक्टर का क्रॉस सेक्शन यदि बढ़ाओगे तो उसका वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर मटेरियल बढ़ेगा, कॉस्ट उसकी बढ़ेगी, तो ट्रांसमिशन लाइन की कॉस्ट आपकी बढ़ जाएगी, ठीक है। और ट्रांसमिशन लाइन में सबसे इंपॉर्टेंट होता है कंडक्टर मटेरियल, क्योंकि उसी की कॉस्ट सबसे ज्यादा होती है ट्रांसमिशन लाइन में, ठीक है। तो यहां पे एक तो ये प्रॉब्लम आएगी, वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर मटेरियल इंक्रीज होगा, ठीक है, और ट्रांसमिशन लाइन के कंडक्टर की कॉस्ट क्या होगी, बढ़ जाएगी। दूसरा, ये जो कंडक्टर होगा इसमें क्या होता है, रेजिस्टेंस, उसमें क्या होगा, आई स्क्वायर आर लॉस होगा, मींस पावर लॉस होगा, ट्रांसमिशन लाइन की एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, आपकी कम हो जाएगी, ठीक है। तीसरा, लाइन में क्या होगा, करंट इंक्रीज होने से लाइन में इंपेडेंस होता है, तो वोल्टेज ड्रॉप इंक्रीज होगा, वोल्टेज ड्रॉप इंक्रीज होगा तो वोल्टेज रेगुलेशन पुअर हो जाएगा। मतलब आप इधर से सेंडिंग एंड है, इधर से भेजोगे 400 केवी और इधर में मिलेगा आपको 380 केवी, 20 केवी क्या हो गया यहाँ पे, ड्रॉप हो गया इसके कारण, तो वोल्टेज ड्रॉप क्या होगा, बढ़ जाएगा, तो वोल्टेज रेगुलेशन क्या होगा, आपका पुअर हो जाएगा, ठीक है। दूसरा, यदि आप देखें कि हमने लिखा कि किलोवाट इज इक्वल टू क्या होता है, केवीए कॉस फाई, या केवीए डिमांड यदि लिखें तो क्या होगा, ये किलोवाट बाई कॉस फाई होगा। यदि पावर फैक्टर आपका हाफ होता है तो केवीए डिमांड क्या हो जाती है, तो जितने भी इक्विपमेंट हैं जिनकी भी रेटिंग केवीए में एमवीए में होती है, तो याद रखिए डीसी मशीनों की रेटिंग किसमें होती है, किलोवाट में, डीसी मशीनों की रेटिंग किसमें होती है, सब छोटे छोटे क्वेश्चन है ना, अब मैं लिखवाता नहीं हूं लेकिन कई बार ऐसे बोल रहा हूं, आप समझ जाओ, वो भी आ जाते हैं एग्जाम में, ठीक है। कि डीसी मशीनों की रेटिंग किसमें होती है, किलोवाट में, और एसी मशीनों की रेटिंग किसमें होती है, केवीए में, बात समझ में आ रही है। तो देखोगे आप ट्रांसफॉर्मर किसमें होती है उसकी रेटिंग, केवीए में, अल्टरनेटर केवीए में, ठीक है। तो अल्टरनेटर है, ट्रांसफॉर्मर है, इन सब की रेटिंग जो है केवीए में होती है। सर्किट ब्रेकर की रेटिंग किसमें होती है, केवीए एमवीए में होती है, ठीक है। तो इन सब की जो रेटिंग है वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, तो सबकी रेटिंग बढ़ेगी तो उनकी कॉस्ट बढ़ेगी। अब आपके घर के पास ट्रांसफॉर्मर लगाना था मान लो 100 केवीए का, और पावर फैक्टर पुअर हो गया, अब 200 केवीए का लगाना पड़ेगा, तो कॉस्ट बढ़ेगी ना, तो सबकी कॉस्ट बढ़ जाएगी, ट्रांसफॉर्मर, अल्टरनेटर, सर्किट ब्रेकर, सबकी कॉस्ट बढ़ जाएगी, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम आएगी यदि पावर फैक्टर क्या होगा, पुअर होगा। आई बात समझ में, तो उसमें नोट करिएगा, पावर फैक्टर पुअर होने पर, पावर फैक्टर पुअर होने पर ट्रांसफॉर्मर, अल्टरनेटर, सर्किट ब्रेकर आदि की केवीए रेटिंग इंक्रीज करनी पड़ती है। नेक्स्ट के ट्रांसमिशन लाइन की करंट इंक्रीज होती है, नेक्स्ट लाइन कंडक्टर का क्रॉस सेक्शन एरिया, लाइन कंडक्टर का क्रॉस सेक्शन एरिया एंड कॉस्ट इंक्रीज होती है, लाइन कंडक्टर का क्रॉस सेक्शन एरिया एंड कॉस्ट इंक्रीज होती है। नेक्स्ट, लाइन लॉसेस इंक्रीज, लाइन लॉसेस इंक्रीज
एंड एफिशिएंसी डिक्रीज होती है, लाइन लॉसेस इंक्रीज एंड एफिशिएंसी डिक्रीज होती है। नेक्स्ट के लाइन में वोल्टेज ड्रॉप इंक्रीज, लाइन वोल्टेज ड्रॉप इंक्रीज, लाइन में वोल्टेज ड्रॉप इंक्रीज एंड वोल्टेज रेगुलेशन पुअर होता है, एंड वोल्टेज रेगुलेशन पुअर होता है। ठीक है, तो वोल्टेज रेगुलेशन क्या होगा इसका, पुअर हो जाएगा। बात समझ में आई सबको। अब इसके बाद में देखेंगे कि पावर फैक्टर किन वजहों से पुअर होता है। ठीक है, तो यहां पे कॉजेस ऑफ पुअर पावर फैक्टर, तो पावर फैक्टर के पुअर होने के क्या कारण हैं। ठीक है, तो यहां पे इंडक्टिव लोड किसी कारण होता है, ये ड्यू टू इंडक्टिव लोड। तो इंडक्टिव लोड क्या होता है, जैसे कि अपनी 3 फेज इंडक्शन मोटर है, ठीक है, जब ये नो लोड पे होती है तो इसका पावर फैक्टर कितना होता है, 0.2 लैगिंग, तो बहुत पुअर होता है इसका पावर फैक्टर। ठीक है, इसके अलावा जो इंडक्शन फर्नेसेस वगैरह होते हैं, इंडक्शन फर्नेस है, ठीक है, आर्क फर्नेस वगैरह होते हैं, आर्क फर्नेस है, ठीक है, इसके अलावा आर्क लैंप होते हैं, आर्क लैंप की जगह अपन बोल सकते हैं डिस्चार्ज लैंप होते हैं। ठीक है, इसके अलावा अपने ट्रांसमिशन लाइन में क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड इंडक्टर होता है, तो डिस्ट्रीब्यूटेड इंडक्टेंस इन ट्रांसमिशन, तो इन सब के कारण जो पावर फैक्टर है वो पुअर होता है, मींस इंडक्टिव लोड के कारण पावर फैक्टर क्या होता है, पुअर होता है। ठीक है, लेकिन आपको यदि पूछेगा कि जो एक बल्ब होता है ना, इनकैंडेसेंट लैंप जिसको बोलते हो, जो घरों में पहले यूज करते थे, 60 वाट 100 वाट का बल्ब है ना, लटका होता था, तो उसका पावर फैक्टर कैसा मानते हैं, यूनिटी। ठीक है, तो पावर फैक्टर ऑफ इनकैंडेसेंट लैंप इज यूनिटी। तो ये याद रखना है कि इनकैंडेसेंट लैंप का पावर फैक्टर कैसा होता है, यूनिटी होता है। तो पावर फैक्टर को कैसे इंप्रूव करेंगे, तो पावर फैक्टर को इंप्रूव करने के जो मेथड होते हैं, इनमें होता है स्टैटिक कैपेसिटर, दूसरा होता है एक सिंक्रोनस कंडेंसर, ठीक है, और एक तीसरा होता है यहां पे उसको बोलते हैं फेज एडवांसर। तो ये 3 मेथड्स हैं, ठीक है, इनके द्वारा अपन क्या कर सकते हैं, पावर फैक्टर को इंप्रूव कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे स्टैटिक कैपेसिटर, तो नोट करने के बाद में हेडिंग डाल लीजिए स्टैटिक कैपेसिटर। ठीक है, अब ये स्टैटिक कैपेसिटर का क्या मतलब होता है, तो यदि हम देखें यहाँ पे कि ये हमारा एक क्या है, लोड है, तो ये जो लोड है ये कैसा लोड है, आरएल लोड है। ठीक है, आरएल लोड है यानी आरएल सीरीज सर्किट हो गया। ठीक है, जैसे कि अपना फैन है, ट्यूबलाइट है, आरएल सीरीज सर्किट है। तो यदि इसको हम यहाँ पे वोल्टेज अप्लाई करते हैं तो ये क्या करेगा, यहाँ पे करंट ड्रॉ करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो लोड है, इस लोड को जब हम वोल्टेज अप्लाई करेंगे, ये क्या करेगा, यहाँ पे करंट ड्रॉ करेगा। वो जो करंट है वो वोल्टेज से क्या करेगी, लैग करेगी। ठीक है, तो ये जो करंट है, ये करंट वोल्टेज से 5 डिग्री से क्या कर रही है, यहाँ पे लैग कर रही है। तो क्यों लैग कर रही है, तो इसके लैग करने का कारण है, इसको 1 मान लेते हैं, 1 है ना, इसको 1 मान लेते हैं। तो इसके लैग करने का क्या कारण है, तो इसके लैग करने का कारण है कि इसमें क्या है, ये रिएक्टिव कंपोनेंट है ना, इसमें क्या है, ये रिएक्टिव कंपोनेंट है।
ये रिएक्टिव कंपोनेंट ही क्या कराएगा, करंट को लैग कराएगा। करंट के टू कंपोनेंट्स होते हैं, कल पढ़े थे। एक्टिव कंपोनेंट क्या होता है, इन फेज कंपोनेंट होता है ये, ठीक है। तो ये I1 cos ∅1 होगा, और दूसरा ये क्या है यहाँ पे, ये रिएक्टिव कंपोनेंट है, और रिएक्टिव कंपोनेंट क्या है, ये I1 sin ∅1। इसके कारण ही करंट क्या कर रही है, यहाँ पे लैग कर रही है, ठीक है। अब यदि हमको इसके पावर फैक्टर को इंप्रूव करना है, मींस इस एंगल को डिक्रीज करना पड़ेगा। तो इस एंगल को डिक्रीज कैसे करोगे, जो ये रिएक्टिव कंपोनेंट है, इस रिएक्टिव कंपोनेंट को हमको क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। तो अभी इस लाइन से इस सोर्स से ये लोड क्या ड्रॉ कर रहा है, तो इस सोर्स से ये लोड ड्रॉ कर रहा है I1 cos ∅1 प्लस ड्रॉ कर रहा है ये I1 sin ∅1, ये दोनों ड्रॉ कर रहा है। बात समझ में आई? तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पे इसके पैरेलल में क्या कनेक्ट कर देंगे, कैपेसिटर कनेक्ट कर देंगे। तो जब हम कैपेसिटर कनेक्ट करेंगे तो ये कैपेसिटर क्या करेगा, यहाँ पे करंट ड्रॉ करेगा IC। तो ये प्योर कैपेसिटर है, तो प्योर कैपेसिटर क्या करेगा, प्योर रिएक्टिव करंट ड्रॉ करेगा। और कैपेसिटिव करंट जो है वो वोल्टेज से क्या करती है, 90 डिग्री लीड करती है। पढ़े थे ना प्योर कैपेसिटर सर्किट, प्योर कैपेसिटर सर्किट पढ़े हो ना। तो इस वोल्टेज से क्या करेगी, वो लीड करेगी, ठीक है। तो मान लीजिए ये है प्योर कैपेसिटिव करंट, इस वोल्टेज से ये 90 डिग्री क्या कर रही है। तो ये देखें, ये भी रिएक्टिव करंट है, ये भी रिएक्टिव करंट है, ये भी रिएक्टिव करंट है। ये इंडक्टिव रिएक्टेंस के कारण है, ये कैपेसिटिव रिएक्टेंस के कारण है। दोनों करंट एक दूसरे के क्या हैं, अपोजिट फेज में है, ठीक है। इसका फेज इस डायरेक्शन में बनेगा I1 sin ∅1 का, इसका फेज उसके क्या है, अपोजिट है। तो यदि दो वेक्टर एक दूसरे के अपोजिट होते हैं तो एक दूसरे को क्या करते हैं, वो सबट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। तो जितनी लेंथ इसकी है उतना इसमें से माइनस कर दो, ठीक है। तो जितनी लेंथ उसकी है उतना यहां से ऐसे पैरेलल लाइन ड्रॉ कर लो, इसके यहाँ पे ऐसा पैरेलल लाइन ड्रॉ कर लो। तो जितनी लेंथ इसकी है वो यहाँ से माइनस हो जाएगी, ठीक है। तो अब देखेंगे कि जो लाइन में रिएक्टिव कंपोनेंट है पहले से क्या हो जाएगा, ये कम हो जाएगा। अब जो लाइन करंट है, वो लाइन करंट जो I1 थी, अब वो हो जाएगी यहाँ पे ये I2, ठीक है। और ये एंगल जो था ये क्या हो जाएगा, ∅2। अब रिएक्टिव कंपोनेंट जो है ये क्या हो जाएंगे, I2 sin ∅2 हो जाएंगे। क्या एक्टिव कंपोनेंट चेंज हुए, एक्टिव कंपोनेंट में कोई चेंज वहां पे नहीं हुआ, लेकिन रिएक्टिव कंपोनेंट की वैल्यू क्या हो गई, चेंज हो गई, कम हो गए। तो रिएक्टिव कंपोनेंट कम हुए, पावर फैक्टर एंगल कम हुआ, पावर फैक्टर क्या हो गया आपका, इंप्रूव हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे जब हम इसको लगाते हैं कैपेसिटर को, ठीक है, तो अब यहां से लाइन से जो रिएक्टिव करंट आ रही थी, इस रिएक्टिव करंट का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब ये वहां से कम रिएक्टिव करंट ड्रॉ करेगा, बट इस लोड को तो उतनी ही चाहिए थी रिएक्टिव करंट, पहले जितनी ले रहा था। तो इसकी रिएक्टिव करंट की जरूरत को कौन पूरा करेगा, तो कैपेसिटर करेगा। रिएक्टिव करंट जो है अपन बोले थे ना नॉन कंज्यूमेबल है, कंज्यूम नहीं होती है, बात समझ में आई। तो इसकी रिएक्टिव करंट कहां जाएगी, इंडक्टर में। फिर इंडक्टर क्या करता है, एक क्वार्टर साइकिल के बाद में रिएक्टिव करंट वापस किसको भेजता था, सोर्स को। तो अब सोर्स के पास नहीं जाएगी, वापस किसके पास आ जाएगी। फिर एक क्वार्टर साइकिल के बाद में रिएक्टिव करंट किसको भेजेगा, फिर एक क्वार्टर साइकिल के बाद में, तो रिएक्टिव करंट यहीं पे घूमते रहेगी। अब पहले क्या होता था, सोर्स से जाती थी, सोर्स से आती थी, अब वो सोर्स से आना जाना नहीं करेगी, अब इस लूप में सर्कुलेट होगी। बात समझ में आई। तो रिएक्टिव करंट इसको जितनी चाहिए थी अभी भी मिल रही है, इसको जितनी रिएक्टिव करंट चाहिए वो मिल रही है, एक दूसरे से लेना देना कर रहे हैं ये, ठीक है। जैसे कि आप घर से पैसा ले रहे थे, घर से नहीं ले रहे हो, दोस्त से ले रहे हो, और दोस्त से लेना देना कर रहे हो, वैसे ये दोनों दोस्त बन रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो अब ये सोर्स से यहाँ से नहीं लेंगे, बात समझ में आ गई ना। तो इस तरह से ये रिएक्टिव करंट इस लूप में सर्कुलेट होगी, यहाँ से सोर्स से आने वाली रिएक्टिव करंट क्या हो जाएगी, कम। तो पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट के लिए कैपेसिटर को कैसे कनेक्ट करते हैं, लोड के साथ पैरेलल में, ठीक है। तो लोड के साथ पैरेलल में कनेक्ट करेंगे और लोड के नियरेस्ट कनेक्ट करेंगे, लोड के पास में कनेक्ट करेंगे, ठीक है। कहां पे कनेक्ट करेंगे, लोड के नियर एंड लोड के पैरेलल में। और इस कैपेसिटर की जो रेटिंग होती है वो किसमें होती है, केवीआर में। पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट के लिए जो हम कैपेसिटर यूज करेंगे उस कैपेसिटर की रेटिंग किसमें होगी, केवीआर में होगी, ठीक है ना। तो इसमें नोट करिए, इसमें लिखिएगा
पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट के लिए, पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट के लिए कैपेसिटर को, पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट के लिए, पावर फैक्टर को सुधारने के लिए कैपेसिटर को लोड के नियर, कैपेसिटर को लोड के नियर, लोड के पास तथा लोड के सीरीज में कनेक्ट करते हैं। सॉरी, लोड के नियर तथा लोड के पैरेलल में, पैरेलल बोल रहा, मेरा ध्यान भटक गया। ठीक है, पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट के लिए कैपेसिटर को लोड के नियर एंड लोड के पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, इस कैपेसिटर की रेटिंग, इस कैपेसिटर की रेटिंग केवीआर में लेते हैं, इस कैपेसिटर की रेटिंग केवीआर में लेते हैं। बात समझ में आ गई? तो इस कैपेसिटर की रेटिंग किसमें लेते हैं? केवीआर में, कि हमको कितने केवीआर का कैपेसिटर लगाना है। तो कैसे निर्धारित करें कितने केवीआर का कैपेसिटर लगाना है? तो यहाँ पे यदि हम देखें कि कितने केवीआर का कैपेसिटर लगाना है, उसको हम कैसे डिटरमाइन करेंगे, कैसे निर्धारित करेंगे? तो केवीआर मतलब क्या होता है? पावर है वो। तो इसके लिए आपको यहाँ पे पावर ट्रायंगल देखना पड़ेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे यदि हम देखें, इसको थोड़ा सा साइड करना, चलो देखते हैं कि ये अपनी पावर है, कौन सी पावर है? जो कांस्टेंट पावर होती है। कांस्टेंट पावर कौन सी होती है? ये किलोवाट एक्टिव पावर है ये, ठीक है। दूसरा, यदि अपन देखें कि ये अपना क्या है? केवीए, केवीए 1 है, ठीक है। ये अपना क्या हो गया? पावर फैक्टर एंगल हो गया φ1। और इस समय मोटर जो है या मशीन जो है वो क्या कर रही है? ड्रॉ कर रही है क्या? रिएक्टिव पावर। तो ये क्या हो गई? आपकी रिएक्टिव पावर हो गई। तो रिएक्टिव पावर हो गई ये kVAR1 हो गई, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया? पावर ट्रायंगल हो गया। बस में आई। अब यदि हमको क्या करना है? इसके पावर फैक्टर को इंप्रूव करना है, तो इस फेज एंगल को कम करना पड़ेगा। मतलब रिएक्टिव पावर को आपको क्या करना पड़ेगा? रिड्यूस करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। तो इस रिएक्टिव पावर को कैसे कम किए? तो हमने क्या लगा दिया? एक कैपेसिटर, और उस कैपेसिटर की रेटिंग किसमें होती है? केवीआर में। तो ये जो कैपेसिटर है ये क्या करेगा? यहाँ पे केवीआर सप्लाई करेगा। तो यदि हम देखें कि ये इसकी पावर है, कौन सी पावर है? इसकी रिएक्टिव पावर है कैपेसिटर की, जो कि इस किलोवाट से क्या करेगी? लीड करेगी। ये वाली पावर लैग करेगी, ये वाली पावर क्या करेगी? लीड करेगी। तो हम देखेंगे कि ये 90 डिग्री से क्या करेगी? लीड करेगी। अब जितना इसकी लेंथ है, ठीक है, या पैरेलल ऐसे लाइन ड्रॉ कर लो ऐसा, तो आपको दिखेगा जितनी इसकी लेंथ है उतना इसमें से क्या करोगे? आप सबट्रैक्ट कर दोगे, ठीक है। तो अब इसका जो नया केवीआर होगा, वो नया केवीआर ये हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? kVAR2 हो जाएगा, ठीक है। अब इसका जो नया केवीए होगा ये हो जाएगा इसका नया केवीए, ये क्या हो जाएगा? kVA2 हो जाएगा। अब ये इसका नया पावर फैक्टर एंगल हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा? φ2 हो जाएगा। तो कैपेसिटर ने कितना रिएक्टिव पावर सप्लाई किया, ठीक है। हमको एंगल को यहां से यहां तक इंप्रूव करना था, इतना इंप्रूव करना था। तो हमने इतना केवीआर कैपेसिटर से लिया, कैपेसिटर ने इतना केवीआर सप्लाई किया। तो वो केवीआर को हम कैसे कैलकुलेट करें कि कितने केवीआर का कैपेसिटर हमको लगाना है, ठीक है। तो उसके लिए यहां पे देखेंगे kVAR सप्लाइड बाय कैपेसिटर। ये सब आप लोगों को जब आप जॉब करोगे तब उस समय भी काम आएगा कि कितना केवीआर सप्लाई होगा। तो कल आपको बताया था कि आप केवीआर की वैल्यू को दो तरह से ले सकते हो, एक साइन के टर्म्स में और दूसरा किलोवाट के टर्म्स में। तो यदि हम देखें कि कांस्टेंट पावर कौन सी होती है? किलोवाट। तो यदि उसके टर्म्स में यहाँ पे लें तो क्या लिखोगे? किलोवाट 10φ। तो यदि kVAR1 होगा तो क्या लिखोगे? φ1। और यदि आपका kVAR2 होगा तो क्या लिखोगे? किलोवाट 10φ2, ठीक है।
तो कौन सा केवीआर ज्यादा है? केवीआर 1 है, तो केवीआर 1 माइनस क्या लिखोगे? केवीआर 2, तो केवीआर 1 माइनस केवीआर 2। ठीक है, तो कैपेसिटर ने कितना केवीआर सप्लाई किया, इतना। कैसे निकालोगे? तो केवीआर 1 में से केवीआर 2 को माइनस करोगे तो क्या मिलेगा? केवीआर सप्लाइड बाय कैपेसिटर। ठीक है, तो यदि हम देखें यहाँ पे इसकी वैल्यू को रखेंगे किलोवाट 10/1 माइनस क्या होगा? किलोवाट 10/2। तो यदि हम देखें कि ये हो जाएगा किलोवाट 10/1 माइनस क्या होगा? 10/2। तो यदि आपको ये पता है कि आपकी मशीन की पावर रेटिंग कितनी है, एक्टिव पावर कितनी है, ठीक है, और दूसरा आपको पता है कि आपको पावर फैक्टर एंगल को कितना इंप्रूव करना है, पावर फैक्टर एंगल को कितना इंप्रूव करना है, ठीक है, तो उसकी टेंजेंट वैल्यू रख दो पावर फैक्टर एंगल की और आपकी मशीन की किलोवाट रेटिंग से उसको क्या करोगे? मल्टीप्लाई। तो आपको ये पता चल जाएगा कि मुझे कितने केवीआर का कैपेसिटर वहां पे कनेक्ट करना है। आई बात समझ में? उसमें लिखिए एक इलेक्ट्रिक लोड 17.32 किलोवाट, एक इलेक्ट्रिक लोड 17.32 किलोवाट लोड, एक इलेक्ट्रिक लोड 17.32 किलोवाट पावर 0.707 लैगिंग पावर फैक्टर पर कंज्यूम करता है। एक इलेक्ट्रिक लोड 17.32 किलोवाट पावर 0.707 लैगिंग पावर फैक्टर पर कंज्यूम करता है। लोड का पावर फैक्टर 0.866 लैगिंग, लोड का पावर फैक्टर 0.866 लैगिंग करने के लिए उसके पैरेलल में कितने केवीएआर, उसके पैरेलल में कितने केवीएआर का कैपेसिटर कनेक्ट करेंगे, उसके पैरेलल में कितने केवीआर का कैपेसिटर कनेक्ट करेंगे, लोड के पैरेलल में कितने केवीआर का कैपेसिटर कनेक्ट करेंगे। समझ में आ गई बात? ठीक है, अब जो ये फार्मूला है, इस फार्मूले में क्या होना चाहिए? फेज एंगल। तो क्या करना पड़ेगा अपने को? फेज एंगल निकालना पड़ेगा। ये क्या है यहाँ पे? ये क्या है यहाँ पे? पावर फैक्टर है। तो पावर फैक्टर cos फाई इज इक्वल टू क्या है? 0.707 किसकी वैल्यू होती है? ठीक है, तो फाई की वैल्यू कितनी आएगी? 45 डिग्री आएगी। दूसरा cos फाई जो है वो कितना है? 0.866 है। इसकी वैल्यू कितनी होती है? आपको बोला हूं कुछ वैल्यू आपको याद रखनी है ना, तो इसकी वैल्यू क्या होती है? ये होती है। तो फाई की वैल्यू कितनी आएगी? 30 डिग्री। कितनी आएगी? 30 डिग्री। तो फाई की वैल्यू आएगी यहाँ पे 30 डिग्री। आगे बात समझ में? अब बन जाएगा। अरे यार ये क्या है? हेलो हेलो, ठीक है, बात समझ में आई सबको? तो अब ये एंगल को कहां रखना पड़ेगा? यहां पे रखना पड़ेगा। तो लोड की पावर कितनी है? लोड की पावर कितनी है? तो 17.32 किलोवाट का लोड है, किलोवाट में ही रख दी है उसकी। अब यहाँ पे क्या लिखोगे? 10/1। तो 10/1 कितना है? 45।
उसको हमने को चेंज करना है कितने में, 30 में, तो चेंज क्या हो जाएगा, tan 30 आएगा। ठीक है, तो पहले लार्ज एंगल होगा और फिर एंगल क्या होगा, रिड्यूस्ड होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये हो जाएगा 17.32। अब tan 45 की वैल्यू क्या होती है, 1, और tan 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/√3 होती है। ठीक है, तो इसकी वैल्यू को यहाँ पे रख दो, तो जाएगा 17.32 इंटू √3 माइनस 1 अपॉन क्या होगा, √3। ठीक है, इसको और सिंप्लीफाई कर लो तो जाएगा 17.32 इंटू इसकी वैल्यू रख दो कितनी होती है, 1.732, तो 1.732 माइनस 1 1.732 √3 की वैल्यू होती है। अब इसको यहाँ पे और सिंप्लीफाई करो तो क्या आया, 0.732, और इसको डिवाइड कर दो, यहाँ पे कितने बार डिवाइड होगा, ये 10, तो यहाँ पे आ जाएगा ये 10। तो कितनी वैल्यू का कैपेसिटर लगाना पड़ेगा, 7.32 kVAR। तो इतने kVAR का हमको कैपेसिटर लगाना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद में सिंक्रोनस कंडेंसर। तो अभी मॉर्निंग क्लास में आप लोग पढ़े ही हो, सिंक्रोनस कंडेंसर बताया था कि ओवर एक्साइटेड सिंक्रोनस मोटर पढ़े थे ना। तो ओवर एक्साइटेड सिंक्रोनस मोटर एट नो लोड को ही क्या बोलते हैं, सिंक्रोनस कंडेंसर। और वो कैसे पावर फैक्टर पे वर्क करती है, लीडिंग पावर फैक्टर पे वर्क करती है। तो जैसे कैपेसिटर लीडिंग पे कर रहा था और पावर फैक्टर को इंप्रूव किया, वैसे ही वो मोटर भी क्या करती है, पावर फैक्टर को इंप्रूव करती है। तो जब वो ओवर एक्साइटेड होती है, सिंक्रोनस मोटर क्या होती है, जब ओवर एक्साइटेड होती है तो उस समय वो क्या करती है, तो वो डिलीवर करती है क्या, लैगिंग रिएक्टिव पावर। क्या डिलीवर करती है, लैगिंग रिएक्टिव पावर क्या करेगी, वो डिलीवर करेगी। तो उस समय क्या होगा, वो रिएक्टिव पावर क्या होगा, जनरेटर होगा। ठीक है, और जब वो अंडर एक्साइटेड होगी तो वो क्या करेगी, जो लीडिंग रिएक्टिव पावर होती है उसको कंज्यूम करती है। उस समय क्या बन जाती है, वो कंज्यूमर बन जाती है। ठीक है, तो उसमें नोट करिएगा। तो सिंक्रोनस कंडेंसर सब जगह यूज नहीं करते हैं। सिंक्रोनस कंडेंसर का यूज कहां पे करते हैं, केवल लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन, सभी ट्रांसमिशन लाइन में भी नहीं, लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन के एंड पर सब स्टेशन पे इसका यूज करते हैं। जो भी ट्रांसमिशन लाइन में पावर फैक्टर करेक्टिंग इक्विपमेंट लगाए जाते हैं वो कहां लगाए जाते हैं, एंड ऑफ ट्रांसमिशन लाइन, यानी कि नियर टू लोड। ठीक है, तो अपन क्या है, लोड है, किसके लिए, सब स्टेशन के लिए। ठीक है, और फिर सब स्टेशन लोड सेंटर कहलाता है, वो किसके लिए, जनरेटिंग स्टेशन के लिए क्या कहलाता है, वो लोड सेंटर कहलाता है। ठीक है, बात समझ में आई। तो उसमें नोट करिएगा, याद रखिए कभी भी जनरेटिंग स्टेशन में या ट्रांसमिशन लाइन के स्टार्टिंग में या ट्रांसमिशन लाइन के बीच में कभी भी कोई भी पावर फैक्टर करेक्टिंग इक्विपमेंट लगाया नहीं जाएगा, कोई फायदा नहीं मिलेगा आपको लगाने का। आई बात समझ में, कहां पे लगाया जाता है, एंड ऑफ ट्रांसमिशन लाइन। ठीक है ना, उसमें नोट करिए, ओवर एक्साइटेड synchronous motor at no load, over excited synchronous motor at no load is called synchronous condenser। नेक्स्ट देखिए, यह मोटर लीडिंग पावर फैक्टर पर वर्क करती है। पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट के लिए, पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट के लिए इसका यूज लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन, पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट के लिए इसका यूज लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन के एंड पर, ई एन डी एंड अंत, लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन के एंड पर, ई एन डी एंड अंत, लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन के एंड पर सब स्टेशंस में करते हैं। सब स्टेशंस में करते हैं। ठीक है,
बाकी सब जगह जो अपने स्मॉल सब स्टेशन होते हैं, मीडियम सब स्टेशन होगा, या फिर आपका डोमेस्टिक इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन में पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट के लिए किसका यूज किया जाता है? कैपेसिटर का। ठीक है, बड़े बड़े कैपेसिटर होते हैं, उन कैपेसिटर को सीरीज और पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। सीरीज में नहीं कनेक्ट करेंगे, पैरेलल में। कैसे कनेक्ट करेंगे? पैरेलल में। और सभी कैपेसिटर को पैरेलल में कनेक्ट करके कैपेसिटर बैंक बना लेते हैं। ठीक है, और उसको लाइन के साथ में कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है, तो उसको बोलेंगे वहां पे स्टैटिक कैपेसिटर। अब उसके बाद में लास्ट क्या है यहाँ पे? फेज एडवांसर। क्या है ये? फेज एडवांसर। तो फेज एडवांसर जो है, इसका यूज अपन सब जगह नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका यूज केवल कहां पर कर सकते हैं? ठीक है, तो वो जो 3 फेज इंडक्शन मोटर होती हैं, उन 3 फेज इंडक्शन मोटर में इसका यूज कर सकते हैं। और वो भी सभी 3 फेज इंडक्शन मोटर में नॉर्मली यूज नहीं करते हैं। जो मोटर 150 किलोवाट या हायर रेटिंग की होती है, उनके पावर फैक्टर को इंप्रूवमेंट के लिए इसका यूज कर सकते हैं, लेकिन नॉर्मली इसका यूज किया जाता नहीं है। ठीक है, तो इसको अपन नहीं पढ़ेंगे डिटेल में, बस इतना लिख लो आप इसमें कि इसका यूज 150 किलोवाट, इसका यूज 150 किलोवाट एंड हायर रेटिंग, इसका यूज 150 किलोवाट एंड हायर रेटिंग की 3 फेज इंडक्शन मोटर, 3 फेज इंडक्शन मोटर के पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट के लिए करते हैं। 3 फेज इंडक्शन मोटर के पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट के लिए करते हैं। ठीक है, अब इसके बाद में हेडिंग डालिए आरसी सीरीज एसी सर्किट। तो आरसी सीरीज एसी सर्किट में क्या करोगे? ये रेजिस्टेंस है, ये कैपेसिटर है, इनको यहां पे पैरेलल में कनेक्ट करेंगे और वोल्टेज अप्लाई करेंगे। तो जब इसको वोल्टेज अप्लाई करेंगे, तो ये रेजिस्टेंस है, ये कैपेसिटर है, तो इसमें क्या फ्लो होगी? यहाँ पे करंट। वोल्टेज लिख दिया, क्या फ्लो होगी? यहाँ पे करंट। तो जब करंट फ्लो होगी, तो इसमें क्या करेगी? वो वोल्टेज ड्रॉप। इसमें भी क्या करेगी? वो वोल्टेज ड्रॉप। तो वी आर को क्या बोलोगे? रेजिस्टिव वोल्टेज ड्रॉप। किसके इक्वल होता है? वीसी को क्या बोलोगे? कैपेसिटिव वोल्टेज ड्रॉप। किसके इक्वल होता है? तो दोनों में करंट क्या होगी? कॉमन। करंट कॉमन होगी। रेजिस्टिव वोल्टेज ड्रॉप रेजिस्टेंस पर डिपेंड करता है, कैपेसिटिव वोल्टेज ड्रॉप कैपेसिटिव रिएक्टेंस पर डिपेंड करता है। ठीक है, अब आर और सी, रेजिस्टेंस एंड कैपेसिटर, दोनों के लिए क्या कॉमन है? करंट। तो रेफरेंस वेक्टर किसको लेते हैं? जो दोनों के लिए कॉमन होता है। तो करंट को क्या ले लेंगे हम? यहाँ पे रेफरेंस वेक्टर ले लेंगे। ठीक है, तो हमें पता है कि इस सर्किट में क्या दिख रहा है आपको? सिर्फ रेजिस्टेंस। तो इस रेजिस्टिव सर्किट में जो वोल्टेज ड्रॉप होता है और करंट दोनों फेज में होती हैं, इन फेज में। तो रेजिस्टिव वोल्टेज ड्रॉप जो होगा वो ऑलवेज करंट के क्या होता है? आगे तक याद रखना है हमेशा, कहीं पे भी, यहीं पे नहीं, कहीं पे भी, कि रेजिस्टिव वोल्टेज ड्रॉप ऑलवेज क्या होगा? इन फेज ऑफ करंट होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये रेजिस्टिव वोल्टेज ड्रॉप इन फेज ऑफ क्या हो जाएगा? ये करंट हो जाएगा। इसको थोड़ा ऊपर बनाते हैं, जगह नहीं मिलेगी नीचे, इसको यहाँ बनाते हैं। ठीक है, तो रेजिस्टिव वोल्टेज ड्रॉप ऑलवेज क्या होगा? इन फेज ऑफ करंट होगा। बात समझ में आई सबको? अब यहाँ पे देखेंगे कि जो इसको भूल जाते हैं थोड़ी देर के लिए, क्या है यहाँ पे? कैपेसिटिव वोल्टेज ड्रॉप है वीसी, और उसमें कौन सी करंट फ्लो हो रही है? आई। तो कैपेसिटिव वोल्टेज ड्रॉप और करंट में क्या रिलेशन होता है? करंट उससे 90 डिग्री क्या करती है? लीड करती है। तो कैपेसिटिव वोल्टेज ड्रॉप वीसी को हमको यहाँ पे बनाना पड़ेगा। तो हमको ये दिखेगा कि ये वेक्टर इस डायरेक्शन में जाएगा, तो क्या करेगा? कल बताया था, लीड। इधर आएगा तो क्या बोलोगे? लैग, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ वेक्टर होता है। ठीक है, तो एंटी क्लॉकवाइज जाओगे तो बोलोगे क्या कर रहा है? वो लीड कर रहा है। तो करंट आपको 90 डिग्री क्या करेगी? रोटेट करते हुए दिखेगी यहाँ पे। तो ये क्या हो गया? आपका कैपेसिटिव वोल्टेज ड्रॉप हो गया। ठीक है, अब यदि देखेंगे ये जो कैपेसिटिव वोल्टेज ड्रॉप है, ये किस में आएगा? फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा, चतुर्थ क्वाड्रेंट में आएगा। ठीक है, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा, तो इसके लिए इसमें कौन सा साइन आएगा? माइनस। क्योंकि हमें पता है कि यदि कोई भी वेक्टर जो है, ठीक है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट है, ये
है ना, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड क्या है ये फोर्थ। तो यदि आप यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करोगे तो ये किस एक्सिस के अलोंग आएगी, ठीक है। तो इसको क्या लिखोगे, -1, -2, -3 ऐसे लिखोगे इसको। तो इसलिए क्या आएगा, यहाँ पे माइनस आएगा, ठीक है। बात समझ में आई। तो जो भी चतुर्थ क्वाड्रेंट में आएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा, उसमें क्या आ जाएगा, माइनस साइन आ जाएगा। इन दोनों का वेक्टर सम, ये दोनों वोल्टेज हैं, तो इन दोनों वोल्टेज का वेक्टर सम क्या होगा, सोर्स वोल्टेज। क्योंकि हमको पता है ना अप्लाइड वोल्टेज किसके इक्वल होती है, वोल्टेज ड्रॉप के सम के इक्वल होती है। तो इन दोनों वोल्टेज ड्रॉप का सम क्या होगा, सोर्स वोल्टेज होगा, ठीक है। तो V जो है ये क्या हो गई, अपनी सोर्स वोल्टेज हो गई। तो V जो है यह है सोर्स वोल्टेज, ठीक है। तो यहां पे देखिए यदि ये कौन सा क्वाड्रेंट हो गया, तो ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट हो गया, ठीक है। और ये आपका क्या हो गया, यहाँ पे ये फेज एंगल हो गया फाई, ठीक है। तो यदि अपन देखें कि अपने को फेज एंगल की वैल्यू कितनी मिल रही है, तो फेज एंगल की वैल्यू आपको कितनी मिल रही है, ग्रेटर देन क्या है 0 बट लेस देन क्या है, प्योर रेजिस्टिव सर्किट होता तो फेज एंगल 0 मिलता, प्योर कैपेसिटी होता तो फेज एंगल 90 मिलता। अब ना तो ये प्योर कैपेसिटिव है ना ही प्योर रेजिस्टिव है, दोनों हैं इसमें। तो इसलिए फेज एंगल क्या होगा, 0 से ज्यादा और 90 से क्या होगा, कम होगा। तो इस सर्किट का जो पावर फैक्टर होगा cos फाई, उसकी वैल्यू 0 से क्या होगी, ज्यादा, 1 से क्या होगी, ठीक है ना। जब एंगल 0 और 90 के बीच में रहेगा तो पावर फैक्टर आपका 0 नहीं हो सकता, 90 पे 0 होता है, 0 नहीं हो सकता, ठीक है। 0 एंगल पे 1 होता है तो 1 भी नहीं हो सकता। तो पावर फैक्टर आपका इन दोनों के बीच में रहेगा, ठीक है। तो यदि अपन देखें कि ये जो हाइपोटेनस है, कर्ण है, इसको निकालना है, तो ये तो राइट एंगल ट्रायंगल है, तो किसको यूज कर सकते हो, सेम पाइथागोरस थ्योरम को यूज कर सकते हो। तो v की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे, तो सेम वी आर का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, माइनस वी सी का स्क्वायर हो जाएगा। तो वी आर का स्क्वायर क्या होता है बताओ, आई आर, तो आई आर का स्क्वायर हो जाएगा प्लस माइनस क्या हो जाएगा, आई इंटू एक्स हो जाएगा। आई क्या ले लोगे कॉमन, तो क्या बचेगा आपके पास में, स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस माइनस एक्स का क्या आएगा, ठीक है। तो ये जो टर्म्स है, ये टर्म क्या कहलाएगा, इस सर्किट का इंपेडेंस कहलाएगा। तो यहाँ पे इस सर्किट का जो इंपेडेंस है वो हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस माइनस एक्स का स्क्वायर। तो आपको कल बताया था कि इस सर्किट की जो करंट होती है, इसी सर्किट की करंट को कौन कंट्रोल करता है, इंपेडेंस, है ना। अकेले रेजिस्टेंस नहीं करेगा, अकेले रिएक्टेंस नहीं करेगा, तो वो कौन कंट्रोल करता है सर्किट का, तो इंपेडेंस मिल जाएगा आपको। तो एसी सर्किट में करंट हमेशा कैसे कैलकुलेट करते हैं, वोल्टेज डिवाइडेड बाय इंपेडेंस से ही कैलकुलेट करना है। यदि इस सर्किट का फेज एंगल निकालना है तो किस निकालोगे, फाई इज इक्वल टू tan इनवर्स, tan क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, लंब बटा आधार, ठीक है। तो क्या लिखोगे, माइनस वी सी अपॉन वी आर, इससे निकाल सकते हो। या फिर आपको पता है इनकी वैल्यू क्या होती है, ठीक है। तो क्या होती है, ठीक है, तो आई आई कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आएगा, tan इनवर्स माइनस एक्स सी अपॉन क्या आ जाएगा, आर। तो ये जो फेज एंगल है नेगेटिव आ जाएगा, माइनस साइन है तो फेज एंगल क्या आ जाएगा, नेगेटिव। tan माइनस थीटा क्या होता है, माइनस tan थीटा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे एंगल क्या हो जाएगा आपका, ये नेगेटिव आ जाएगा। इस सर्किट की जो एवरेज पावर होगी वो क्या होगी, ठीक है, किसी मेजर करोगे, वॉट में। इस सर्किट की जो रिएक्टिव पावर होगी वो क्या होगी, किस में मेजर करोगे, वी आर में। इस सर्किट की जो अपरेंट पावर होगी टी स्क्वायर प्लस क्या होगा, क्यू स्क्वायर, किस में मेजर करोगे, वोल्ट एम्पियर। इसमें लिखिए फर्स्ट पॉइंट, आरसी सीरीज सर्किट में, आरसी सीरीज सर्किट में करंट ऑलवेज वोल्टेज से लीड करती है, करंट ऑलवेज वोल्टेज से लीड करती है। बात समझ में आई। तो यहां पे देखेंगे ये सर्किट की क्या है, वोल्टेज है, सोर्स वोल्टेज है ये, ठीक है। और ये क्या है, सर्किट की करंट है आई। तो करंट क्या कर रही है, देखो वोल्टेज से लीड कर रही है, तो करंट ऑलवेज वोल्टेज से क्या करेगी, लीड करेगी। नेक्स्ट ये, इस सर्किट
का पावर फैक्टर एंगल ये लिखिए ग्रेटर देन 0 डिग्री बट लेस देन 90 डिग्री होता है। ठीक है, इस सर्किट का पावर फैक्टर ग्रेटर देन 0 बट लेस देन 1 होता है, ग्रेटर देन 0 बट लेस देन 1 होता है। ठीक है, और बाकी तो इसमें कैलकुलेशन है ना, कैलकुलेशन देखेंगे यहाँ पे। तो जैसे अपन कल देखे थे क्वेश्चन, वैसे इसमें आपको क्वेश्चन पूछ सकता है कि यदि मान लीजिए यहाँ पे, ठीक है, वोल्टेज अल्टरनेटिंग वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं और ये है यहाँ पे V, तो सिर्फ ऐसा V लिखा है, मतलब कौन सी वैल्यू है ये, RMS। ठीक है, तो यहाँ पे बोलता है कि इसमें क्या होगा, वोल्टेज ड्रॉप होगा। ठीक है, तो इसमें यहाँ पे 12 वोल्ट ड्रॉप होता है और यहाँ पे क्या होता है, 5 वोल्ट ड्रॉप होता है। तो सप्लाई वोल्टेज अपने को निकालनी है, फाइंड सप्लाई वोल्टेज। ठीक है, तो कितनी आ जाएगी, 13 वोल्ट आ जाएगी। बात समझ में आ गई, तो कितनी आ जाएगी, 13। और यदि बोलता है फाइंड पावर फैक्टर ऑफ गिवन सर्किट, तो पावर फैक्टर भी आप निकाल सकते हो उसका। ठीक है, तो पहले क्या निकाल लोगे, V क्या होता है, VR का स्क्वायर प्लस VC का स्क्वायर। ठीक है, तो VR की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, 12 का स्क्वायर हो जाएगा और -5 का स्क्वायर हो जाएगा। तो 12 का स्क्वायर कितना होगा, 144 प्लस क्या होगा ये 25, कितना होगा ये 169, तो कितना आएगा ये 13 वोल्ट आ जाएगा। ठीक है, अब यदि हमको निकालनी है किसकी वैल्यू, पावर फैक्टर cos फाई, तो cos फाई क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। ठीक है, बेस क्या होता है VR, वोल्टेज ट्रायंगल का बेस क्या होता है VR, और हाइपोटेनस क्या होता है V। ठीक है, ये वोल्टेज ट्रायंगल है, ये क्या होता है आधार, और ये क्या होता है कर्ण, और ये क्या होता है फाई। तो आधार बटा क्या होगा कर्ण, तो आधार बटा कर्ण, तो आधार कितना है देखो 12, तो 12 बाई क्या आएगा 13, इसको डिवाइड करिए, पावर फैक्टर आएगा, और पावर फैक्टर कैसा होगा, लीडिंग। आई बात समझ में। तो इस तरह से वोल्टेज ट्रायंगल से हम क्या निकाल सकते हैं, पावर फैक्टर की वैल्यू को निकाल सकते हैं। आपको दिया हुआ है ये 8 ओम है, ये 6 ओम है, इस प्रकार से दे दिया है। ठीक है, और यहाँ पे 200 वोल्ट दे दिया है, कौन सी सप्लाई है, AC, फ्रीक्वेंसी कितनी है 50 हर्ट्ज। तो इस सर्किट की पावर कैलकुलेट करिए। ठीक है, तो कैलकुलेट पावर ऑफ गिवन सर्किट, तो इस सर्किट की पावर को कैलकुलेट करिए। तो पावर का फार्मूला क्या होता है, P = VI cos फाई। क्या पता है, वोल्टेज पता है 200 दे रहे हो, करंट नहीं पता है, पावर फैक्टर हमको नहीं पता है। ठीक है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले पावर फैक्टर और करंट निकालना पड़ेगा। तो करंट कैसे निकालते हैं, V/Z, तो आपको क्या निकालना पड़ेगा, इम्पीडेंस। तो करंट की वैल्यू होती है V/इम्पीडेंस, तो इम्पीडेंस निकालना पड़ेगा। तो इम्पीडेंस क्या होता है, R² प्लस X का स्क्वायर। तो R² प्लस X का स्क्वायर कल भी बनाए थे, इसको कितना आता है, ये बनाते बनाते रटा जाता है कि कभी भी आया तो तुरंत देख के पता चल जाता है 10 ओम, कैलकुलेशन भी नहीं करना पड़ता है वहां पे। ठीक है, तो यहाँ पे 200 बाई क्या हो जाएगा 10, तो कितना आ जाएगा 20। cos फाई क्या होता है, R/Z होता है ना। यहाँ तो अपन अलग अलग लिख रहे हैं, वहां डायरेक्ट आप रखोगे, सीधा फार्मूला वैल्यू को रख के 220 R/Z डायरेक्ट रख के यहीं पे बना लोगे, है ना। अभी समझने के लिए आपको अलग अलग बता देना। तो क्या हो जाएगा ये 8 बाई क्या होगा 10, 0.8 लैगिंग लीडिंग। ठीक है, तो क्या होगा, लीडिंग होगा।
तो क्या लिखोगे, करंट है 20, 0.8, तो सेम कल जो बनाए थे वैसे ही आंसर आएगा। ठीक है, तो कितना आ जाएगा 3200 वाट। यहाँ पे एक चीज और बता देना था आपको कि जो अभी अपन पढ़े थे वोल्टेज ट्रायंगल, तो वोल्टेज ट्रायंगल अपन पढ़े थे क्या थी ये, वी आर, और इसको बोले थे यहाँ पे VC, और इसको बोले थे V, ये था हमारा फेज एंगल। तो ये VR किसके इक्वल था, IR के, ये किसके इक्वल था, I इंटू माइनस XC, ठीक है, I इंटू माइनस XC, ठीक है, और ये किसके इक्वल था, I इंटू Z। तो इस ट्रायंगल को यदि हम करंट से डिवाइड कर देंगे तो क्या बचेगा, तो करंट से डिवाइड करो तो क्या बचेगा R, तो ये बन जाएगा R। इसको करंट से डिवाइड करो तो क्या बचेगा, इम्पीडेंस। इसको करंट से डिवाइड करोगे तो क्या बचेगा, रिएक्टेंस। ठीक है, तो इस ट्रायंगल को क्या बोलोगे आप, इम्पीडेंस ट्रायंगल। तो अब परसों अपन देखे थे वो जो ट्रायंगल थी वो कौन से क्वाड्रेंट में बनी थी, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। ये कौन से क्वाड्रेंट में बन रही है, देखो तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट में बन रही है। ठीक है, तो इंडक्टिव रिएक्टेंस था जब, तो वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाता है। कैपेसिटिव रिएक्टेंस होता है तो वो, तो यदि इसको हम कॉम्प्लेक्स फॉर्म में लिखेंगे तो क्या लिखना पड़ेगा आपको, सी भी नहीं लिखा रहेगा, सी नहीं लिखेंगे वहां, है ना, क्वेश्चन में नहीं लिखा रहता है, ये माइनस साइन से समझ जाना है। तो माइनस साइन जो है ये क्या शो करता है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में आता है ना, कैपेसिटिव रिएक्टेंस में आता है फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो क्या लगेगा, माइनस साइन लगेगा। तो यदि Z इज इक्वल टू R माइनस JX लिखा हुआ है तो आपको समझ जाना है कि वो क्या है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस है। ठीक है, या फिर इस तरह से लिखा हुआ है 8 माइनस J6, तो आपको समझ जाना है 8 किसकी वैल्यू है, R की। ठीक है, और जो 6 है वो किसकी वैल्यू है, रिएक्टेंस की। माइनस साइन जो है वो क्या सोच रहा है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस है, प्लस होता तो इंडक्टिव रिएक्टेंस होता। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है। तो इसका मैग्नीट्यूड अभी अपन निकालें, आर स्क्वायर प्लस क्या होता है, ठीक है, ये निकाले वो भी आप। इसका फेज एंगल अभी थोड़ी देर पहले निकाले हो, tan इनवर्स क्या लिखे थे, XC अपॉन R। ठीक है ना, तो ये सब चीजें, इसका पावर फैक्टर बोलेगा तो cos फाई इज इक्वल टू क्या होता है, R बाई Z। तो सब चीजें यही हैं जो हम पढ़ चुके हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पे देखेंगे कि ये एक रेजिस्टेंस है, इंडक्टेंस है, और ये कैपेसिटेंस है। और इसको यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं। तो इसमें क्या फ्लो होगी, यहाँ पे करंट, तो करंट सेम रहेगी, रेजिस्टिव ड्रॉप होगा, इंडक्टिव ड्रॉप होगा, और यहाँ पे ये कैपेसिटिव ड्रॉप होगा। ठीक है, तो हमको पता है कि रेजिस्टिव ड्रॉप क्या होता है, तो ये IR। ठीक है, इंडक्टिव वोल्टेज ड्रॉप क्या होता है, IXL, और कैपेसिटिव वोल्टेज ड्रॉप क्या होता है, IXC। तो तीनों में कॉमन क्या रहेगा, करंट, जिसका जितना रिएक्टेंस होगा उतना उसमें वोल्टेज ड्रॉप होगा। ठीक है, तो यहाँ पे तीनों में क्या कॉमन है, तो तीनों में करंट कॉमन है। तो करंट को क्या करेंगे, यहाँ पे हम रेफरेंस वेक्टर ले लेंगे, तो ये करंट क्या हो जाएगी, रेफरेंस वेक्टर हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे कि रेजिस्टिव वोल्टेज ड्रॉप ऑलवेज क्या होता है, इन फेज ऑफ करंट होता है। तो ये रेजिस्टिव वोल्टेज ड्रॉप इन फेज ऑफ क्या होगा, करंट होगा। ठीक है, दूसरा यहाँ पे देखेंगे इंडक्टिव वोल्टेज ड्रॉप जो होता है वो करंट से लीड करता है 90 डिग्री, यानी कि करंट जो है उससे क्या करती है, 90 डिग्री से लैग करती है कि नहीं। और जो कैपेसिटिव वोल्टेज ड्रॉप है वो करंट से लैग करता है, यानी कि करंट जो है उससे क्या करती है, 90 डिग्री लीड करती है। तो करंट कैपेसिटिव वोल्टेज ड्रॉप से 90 डिग्री लीड करेगी, अभी अपन पढ़े थे जस्ट लाइक। ठीक है, और इंडक्टिव कल परसों पढ़े थे कि क्या करता है, करंट उससे लैग करती है। अब यहाँ पे जो वोल्टेज ट्रायंगल है, ठीक है, वो कैसे बनाए, किस डायरेक्शन में बनाए, ठीक है, वो किस पर डिपेंड करेगा, तो वो डिपेंड करता है कि XL ग्रेटर देन XC है। ठीक है, XL ग्रेटर देन XC है। देखो तीनों में करंट क्या है, सेम, जिसका रिएक्टेंस ज्यादा होगा उसमें वोल्टेज ड्रॉप क्या होगी, सीधी सी बात है ना, करंट सेम है तीनों में।
जिसका रिएक्टेंस ज्यादा होगा उन दोनों का प्रोडक्ट ज्यादा आएगा, उसमें वोल्टेज ड्रॉप ज्यादा होगी। ठीक है, तो यदि एक्सएल ग्रेटर देन एक्ससी हो, ठीक है, तो वीएल ग्रेटर देन क्या होता है, अब दो वेक्टर है यहां पे ऐसा, एक वेक्टर यह है वीएल, ठीक है, और दूसरा वेक्टर जो है यह है वीसी। किस वेक्टर की लेंथ ज्यादा है, वीएल की लेंथ ज्यादा है, तो इन दोनों का रिजल्टेंट वेक्टर किसके फेवर में आएगा, वीएल के फेवर में आएगा। इनका डिफरेंस क्या आएगा, वीएल की वैल्यू ही आएगी। ठीक है, तो यदि वीएल ग्रेटर देन वीसी है तो हम यहाँ पे इस ट्रायंगल को कहां बनाएंगे, ऊपर, और क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, वीएल माइनस वीसी। बड़े में से छोटे को क्या करते हैं, घटाते हैं। ठीक है, तो जो ट्रायंगल है वो ट्रायंगल कहां पे आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, इसका फेज एंगल हो जाएगा। तो हमको दिखेगा कि सोर्स वोल्टेज से करंट क्या कर रही है, लैग कर रही है। ठीक है, तो सर्किट कैसे बिहेव करेगा, इंडक्टिव सर्किट की तरह वो बिहेव करेगा। आई बात समझ में। अब यदि हम देखें, अपोजिट भी हो सकता है, उल्टा भी हो सकता है कि एक्स सी ग्रेटर देन क्या है, यहाँ पे एक्सएल है, तो वी सी ग्रेटर देन क्या होगा, वीएल। तो यदि ऐसी सिचुएशन आती है तो अब दोनों का डिफरेंस किसके फेवर में आएगा, एक्ससी के फेवर में आएगा, यानी वीसी के फेवर में आएगा। तो अब आपको क्या लिखना पड़ेगा यहाँ पे, वीसी माइनस वीएल। जो हायर वैल्यू में से लोअर वैल्यू को क्या करोगे, माइनस करोगे। तो उस समय ट्रायंगल कहां पे बनेगा, नीचे में, ये वोल्टेज होगी और ये क्या होगा, आपका फेज एंगल हो जाएगा। तो ट्रायंगल किसी भी एक डायरेक्शन में बनेगा। तो इस कंडीशन में देखेंगे कि वोल्टेज से करंट क्या दिखेगी, आपको लीड करती हुई दिखेगी। ठीक है, तो सर्किट कौन से पावर फैक्टर पे वर्क करेगा, बोलो, लीडिंग पावर फैक्टर पे। ठीक है ना, तो ये आपको ध्यान रखना है, बाद में लिखना, पहले इधर देखो क्या बोल रहा हूं, कि यहां पे आपको ध्यान रखना है कि सीरीज सर्किट में जिस रिएक्टेंस की वैल्यू हायर होती है उसमें वोल्टेज ड्रॉप ज्यादा होता है और सर्किट उसी की तरह बिहेव करता है। यदि इंडक्टिव रिएक्टेंस हायर है तो सर्किट इंडक्टिव सर्किट की तरह बिहेव करेगा, लैगिंग पावर फैक्टर पे। और यदि कैपेसिटिव रिएक्टेंस की वैल्यू ज्यादा है तो कैसा करेगा, कैपेसिटिव सर्किट की तरह लीडिंग पावर फैक्टर पे वो वर्क करेगा। आई बात समझ में। पैरेलल में जस्ट इसका क्या होता है, उल्टा। जिस रिएक्टेंस की वैल्यू कम होती है सर्किट उसी की तरह बिहेव करता है, और सीरीज में जिसकी वैल्यू हायर होती है सर्किट उसी की तरह बिहेव करता है। आई बात समझ में। अब ट्रायंगल मान लो किसी भी एक डायरेक्शन बनेगा, ठीक है, तो अपने को क्या निकालना पड़ेगा, सोर्स वोल्टेज निकालनी पड़ेगी। तो सोर्स वोल्टेज को हम कैसे निकालेंगे, तो सेम पाइथागोरस थ्योरम से, कि वी आर का स्क्वायर प्लस वी एल माइनस वी सी, या लिखेंगे वी सी माइनस वी एल, और इसका क्या लिखेंगे। तो इसके लिए बोला कि भी ऐसे मत लिखो, आप क्या करो कि आप यहां पे लिख दो कि वी एल कॉन्ग्रेंट वी सी। तो इससे आप समझ जाना कि जो भी बड़ा है उसमें से हम क्या करेंगे, छोटे को माइनस कर देंगे। ठीक है, तो क्या लिखते हैं, वी आर स्क्वायर प्लस वी एल कॉन्ग्रेंट वी सी। सर्वांग समता का चिन्ह होता है, कॉन्ग्रेंट का चिन्ह होता है ये। ठीक है, तो वी आर किसके इक्वल होता है, आई आर। वी एल किसके इक्वल होता है, आई एक्सएल। ठीक है, और ये क्या होता है, आई एक्स। ठीक है, तो यहां पे क्या कॉमन आएगी, करंट। तो क्या बचेगा यहाँ पे, आर स्क्वायर प्लस एक्सएल कॉन्ग्रेंट एक्सी का स्क्वायर। ठीक है, तो ये जो है इस सर्किट का क्या कहलाएगा, इंपेडेंस। तो सीरीज आरएलसी सर्किट का जो इंपेडेंस होता है, सीरीज आरएलसी सर्किट का जो इंपेडेंस होता है Z, ये क्या होता है, स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्सएल कॉन्ग्रेंट एक्सी का क्या होता है, होल स्क्वायर होता है। ये इस सर्किट का इंपेडेंस होता है। आ गई बात समझ में। तो यानी कि ये इस सर्किट का इफेक्टिव रेजिस्टेंस है जो सर्किट में फ्लो होने वाली करंट को क्या करेगा, कंट्रोल करेगा। ठीक है, तो यदि हम देखें कि इस सर्किट की करंट को कैसे निकालोगे, करंट को कैसे निकालोगे, तो वोल्टेज डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, इंपेडेंस हो जाएगा। ठीक है, अब यदि आपको फेज एंगल निकालना है तो फाई इज इक्वल टू क्या लिखोगे, tan इनवर्स। ठीक है, तो क्या लिखते थे आप, x बाई आर। ठीक है, तो यहाँ पे लिखोगे एक्सएल माइनस एक्सी कॉन्ग्रेंट। ठीक है, अपॉन क्या लिख दोगे, आर लिख दोगे। बात समझ में आ गई। या फिर पावर निकालनी है तो क्या लिखोगे, वी आई कॉस फाई। पावर सिंगल फेज में
कोई भी हो, पावर का फार्मूला यही रहेगा। आई बात समझ में? इसको नोट रखिए। आरएलसी सीरीज सर्किट में जिस रिएक्टेंस की वैल्यू हायर होती है उसमें वोल्टेज ड्रॉप हायर होता है। आरएलसी सीरीज सर्किट में जिस रिएक्टेंस की वैल्यू हायर होती है उसमें वोल्टेज ड्रॉप हायर होता है और सर्किट उसी की तरह बिहेव करता है और सर्किट उसी की तरह बिहेव करता है। नेक्स्ट देखिए, यदि ये लिखिए एक्सएल ग्रेटर देन एक्सी हो, यदि एक्सएल ग्रेटर देन एक्सी हो तो VL ग्रेटर देन VC होता है। यदि एक्सएल ग्रेटर देन एक्सी हो तो VL ग्रेटर देन VC होता है एंड सर्किट लैगिंग पावर फैक्टर पर इंडक्टिव सर्किट के समान वर्क करता है। इंडक्टिव सर्किट के समान वर्क करता है। नेक्स्ट देखिए, यदि XC ग्रेटर देन XL हो, यदि XC ग्रेटर देन XL हो तो VC ग्रेटर देन VL होता है। यदि XC ग्रेटर देन XL हो, C ग्रेटर देन VL होता है और सर्किट लीडिंग पावर फैक्टर पर हेलो और सर्किट लीडिंग पावर फैक्टर पर वर्क करता है और सर्किट लीडिंग पावर फैक्टर पर वर्क करता है। ठीक है, तो ये हो गया अपना। नोट में लिख लीजिए इसमें आरएल पैरेलल सर्किट इसका जस्ट अपोजिट होता है। आरएल पैरेलल सर्किट इसका जस्ट अपोजिट होता है। आरएलसी पैरेलल सर्किट इसका जस्ट अपोजिट होता है। उसमें जिस रिएक्टेंस की वैल्यू लो होती है, उसमें जिस रिएक्टेंस की वैल्यू लो होती है सर्किट उसी की तरह बिहेव करता है। सर्किट उसी की तरह बिहेव करता है। आरएलसी पैरेलल सर्किट इसका जस्ट अपोजिट होता है। उसमें जिस रिएक्टेंस की वैल्यू लो होती है सर्किट उसी की तरह बिहेव करता है। वोल्ट है। तो फाइंड द सप्लाई वोल्टेज एंड पावर फैक्टर ऑफ गिवन सर्किट। तो इसकी सप्लाई वोल्टेज और पावर फैक्टर आपको निकालना है। तो यहां पे हम निकाल लिए V, तो V क्या आएगी? ये आएगी VR का स्क्वायर प्लस जो बड़ा है उसमें से छोटे को क्या करोगे? सब्ट्रैक्ट कर दोगे। तो यहाँ पे VR है 60 प्लस 100 माइनस 20 का क्या होगा? स्क्वायर। तो ये कितना होगा? 3666 क्या होगा? 36 100 प्लस कितना होगा? 8 6400। ठीक है, तो कितना होगा? 10,000 और 10,000 का स्क्वायर रूट कितना आएगा? 100 वोल्ट। कॉस फाई क्या होता है? VR अपॉन V। तो VR कितना है आपका? 60 और V कितना है अभी? 100, तो कितना आएगा? 0.6।
VL ग्रेटर देन VC है, इसलिए पावर फैक्टर क्या होगा, लैगिंग। ठीक है, द पावर ऑफ गिवन सर्किट, तो इस सर्किट की पावर आपको यहां पे कैलकुलेट करनी है। तो सिंगल फेज सर्किट है, सिंगल फेज सर्किट की पावर का फार्मूला हमको पता है। ठीक है, तो सबको समझ में आया। क्या किए, सबसे पहले इंपेडेंस निकाल लिए, क्या होगा, आर का स्क्वायर प्लस, ठीक है, इन दोनों का डिफरेंस। तो 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, 25, 25 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 5, तो 5 ओम आ जाएगा। क्या निकाल लोगे, करंट, V बाई क्या होता है, इंपेडेंस, V कितना है 200 बाई क्या हो जाएगा 5। ठीक है, तो कितनी आ जाएगी ये 40 एम्पियर। पावर फैक्टर निकालोगे, cos फाइव क्या होता है, R बाई जेड, R कितना है 4, Z कितना है 5, 0.8 लैगिंग की लीडिंग क्या होगा, लीडिंग, क्योंकि XC ग्रेटर देन क्या है, XL है। पावर क्या होती है, VI cos फाइव, तो V है 200, I हमने निकाला 40 और यह है 0.8। अब इन सबको यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, 32 इंटू 2 64, ठीक है, तो 6400 वॉट की आ जाएगी। तो आप देखेंगे Q फैक्टर, तो Q फैक्टर क्या होता है, तो Q फैक्टर को बोलते हैं क्वालिटी फैक्टर। ठीक है, तो यहां पे जो कॉइल की क्या क्वालिटी होती है, कॉइल में क्या क्वालिटी होती है, तो कॉइल की क्वालिटी होती है एनर्जी को स्टोर करना। ठीक है, कॉइल हम क्यों बनाते हैं, कॉइल हम क्यों बनाते हैं, तो कॉइल हम क्यों बनाते हैं, क्योंकि वो इंडक्टर है, कॉइल क्या इंडक्टर है, और वो क्या करती है, एनर्जी को स्टोर करती है। ठीक है, तो कॉइल को हम पर्पसली जानबूझकर इसलिए बनाते हैं कि हम उसमें एनर्जी को क्या कर सकें, स्टोर कर सकें। लेकिन ये जो कॉइल होती है, ये कॉइल किसी कॉपर वायर की बनाई होगी, है ना, उससे अच्छा तो अभी कंडक्टर अपने पास में सिल्वर है, उसको यूज नहीं कर सकते, लेकिन कॉस्ट ज्यादा है। तो इस कॉपर वायर का क्या होगा, कुछ रेजिस्टेंस होगा। तो यहाँ पे ये जो कॉपर वायर है जिसकी हमने कॉइल बनाई है, ये उस कॉपर वायर का रेजिस्टेंस, और ये क्या हो गया, कॉइल का इंडक्टेंस हो गया। ठीक है, तो जब इससे करंट फ्लो होगी, इससे क्या फ्लो होगी, करंट, करंट की एक साइकिल है, करंट की एक साइकिल फ्लो होगी, तो इस एक साइकिल में ये क्या करेगी, एनर्जी को स्टोर करेगी, और रेजिस्टेंस क्या करेगा, एनर्जी को डिसिपेट करेगा। रेजिस्टेंस क्या करता है, ऊर्जा को उत्सर्जित करता है ना, एनर्जी को डिसिपेट करना मतलब ऊर्जा को, पहले एनर्जी को कंज्यूम किया और उसको हीट के फॉर्म में क्या कर दिया, डिसिपेट कर दिया, तो हम क्या बोलते हैं, ये एनर्जी को क्या करता है, डिसिपेट करता है। ठीक है, तो यदि कोई कॉइल हम बनाए हैं एनर्जी स्टोर करने के लिए, तो उसकी क्वालिटी सिर्फ होनी चाहिए एनर्जी को स्टोर करना, डिसिपेट करना नहीं। तो यदि कोई कॉइल एनर्जी को ज्यादा स्टोर करती है और डिसिपेट कम करती है, तो उसकी क्वालिटी क्या है, अच्छी है। ठीक है, बात समझ में आ गई सबको। तो जितनी ज्यादा एनर्जी स्टोर करेगी, जितनी कम डिसिपेट करेगी, उतनी क्वालिटी, उसका क्यू फैक्टर क्या हो जाएगा, इंप्रूव हो जाएगा, उसकी क्वालिटी उतनी बेटर होगी। ठीक है, तो यहां पे जो क्यू फैक्टर है, इस क्यू फैक्टर को कैसे डिफाइन करते हैं, तो क्यू फैक्टर को हम बोल सकते हैं कि क्यू फैक्टर होता है यहां पे 2 पाई मैक्सिमम एनर्जी स्टोर्ड अपॉन एनर्जी डेसिपेटेड पर साइकिल। ठीक है, कि यहां पे एक साइकिल की करंट है, उसमें ये मैक्सिमम कितनी एनर्जी स्टोर करेगी और कितनी एनर्जी को डिसिपेट करेगी, तो इन दोनों का रेशियो ही क्या कहलाएगा, क्यू फैक्टर। यदि वो ज्यादा एनर्जी स्टोर कर रही है तो अच्छी कॉइल है, यदि कम डिसिपेट कर रही है तो भी अच्छी कॉइल है। ठीक है, तो ये उसका क्यू फैक्टर होता है। यदि हम देखें कि जो क्यू फैक्टर है, ये क्यू फैक्टर क्या होता है, तो क्यू फैक्टर ये रेसिप्रोकल ऑफ क्या होता है, पावर फैक्टर होता है। बात समझ में आई, क्यू फैक्टर क्या होता है, रेसिप्रोकल ऑफ पावर फैक्टर होता है। तो उसको लिख देते हैं यहां पे कि क्यू फैक्टर इज रेसिप्रोकल ऑफ पावर फैक्टर। ठीक है, पावर फैक्टर का क्या उल्टा होता है,
कि क्यू फैक्टर जो है ये रेसिप्रोकल ऑफ क्या है, पावर फैक्टर है। अब पावर फैक्टर क्या होता है, तो पावर फैक्टर होता है R बाई Z, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं कि क्यू फैक्टर क्या होगा, तो क्यू फैक्टर होगा 1 अपॉन R बाई Z, है कि नहीं। या फिर इसको क्या लिख सकते हैं हम, Z बाई R। और यदि पता है कि वो Z क्या है, तो जो Z है वो इस कॉइल का क्या है, इंपेडेंस है, ठीक है। तो यदि Z है तो क्या है, R प्लस जे ओमेगा एल है या जे एक्सएल है कि नहीं, बात समझ में आ रही है। इसको क्या लिख सकते हो, जे एक्सएल, आर प्लस जे एक्सएल, अभी पढ़े हो आप इंपेडेंस, तो आर प्लस जे एक्सएल, एक्सएल की वैल्यू अपन पढ़ चुके हैं, एक्सएल इज इक्वल टू क्या होता है, ओमेगा एल। तो इसको क्या लिख सकते हैं अपन, कि क्या है, ओमेगा एल है। अब यदि इस कॉइल का रेजिस्टेंस जो है वो बहुत कम है, ठीक है, तो रेजिस्टेंस इज वेरी 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 लेस देन क्या होता है, ओमेगा एल होता है। तो रेजिस्टेंस को क्या मान सकते हैं हम, नेग्लिजिबल। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि इसका इंपेडेंस किसके इक्वल होगा, ओमेगा एल के ऊपर। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं यहाँ पे कि ये क्या होगा, ओमेगा एल बाई क्या हो जाएगा, आर। तो ये क्या हो जाएगा, इस कॉइल का क्यू फैक्टर हो जाएगा। तो कॉइल का जो क्यू फैक्टर होता है वो क्या होता है, उसका इंडक्टिव रिएक्टेंस ओमेगा एल अपॉन क्या होता है, कॉइल का रेजिस्टेंस होता है। बात समझ में आई। तो कॉइल का क्या हो गया, ये ओमेगा एल अपॉन आर। यदि हम एक इंपेडेंस ट्रायंगल बना लेते हैं, तो इंपेडेंस ट्रायंगल को क्या बोलते हो, या ओमेगा एल। ओमेगा एल यानी क्या होता है, तो होता है ना, ओमेगा एल का मतलब क्या होता है, एक्सएल। अभी पढ़े नहीं हो क्या इंपेडेंस ट्रायंगल, समझ में आ रहा है कि नहीं। भाई ये ऐसे लिखते हो ना, एक्सएल आर ओमेगा है ना, जेड ऐसे लिखते हो, इंपेडेंस ट्रायंगल है। तो इस एक्सएल के अगेंस्ट में हम क्या रख सकते हैं, ओमेगा एल रख सकते हैं, यहाँ पे ऐसे रख सकते हैं ना। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, लंब बटा आधार क्या होता है, tan थीटा होता है, ठीक है। तो क्यू फैक्टर जो होगा इस एंगल की, इस फेज एंगल की क्या होगी, टेंजेंट वैल्यू होगी। बात समझ में आई। तो क्यू फैक्टर जो होगा टेंजेंट वैल्यू ऑफ क्या होता है, फेज एंगल होता है, ठीक है। बात समझ में आई। तो यहां लिख देते हैं कि tan फाई इज इक्वल टू क्या होता है, ओमेगा एल बाई आर। तो कैसे कैसे डिफाइन किए क्यू फैक्टर को, समझ में आई बात। कि क्यू फैक्टर क्या है, कॉइल की एनर्जी स्टोर करने की क्षमता है, कि कोई भी कॉइल कितनी ज्यादा एनर्जी को स्टोर करती है उसको उत्सर्जित करने की तुलना में, उसको डिसिपेट करने की तुलना में। यदि कम एनर्जी डिसिपेट कर रही है इन फॉर्म ऑफ हीट और ज्यादा एनर्जी को स्टोर कर रही है, मतलब वो क्वालिटी क्या है उसकी, बेटर है। कब हो सकता है, जब उस कॉइल का रेजिस्टेंस ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल होगा, उसके इंडक्टेंस की वैल्यू हाई होगी। तो बोला कि क्यू फैक्टर क्या है, मैक्सिमम एनर्जी स्टोर अपॉन एनर्जी डिसिपेटेड पर साइकिल है, ठीक है। फिर बोला कि क्यू फैक्टर क्या है तो क्यू फैक्टर जो है रेसिप्रोकल ऑफ क्या है, पावर फैक्टर है। और पावर फैक्टर क्या होता है सबको पता है। तो उसको जब हम सिंप्लीफाई किए तो क्यू फैक्टर क्या आ गया, ओमेगा एल बाई आर। इसको और भी कई तरह से बता सकते हैं, भी और बता देंगे। क्यू फैक्टर क्या होता है, ओमेगा एल बाई क्या हो जाता है, आर। तो क्यू फैक्टर ओमेगा एल बाई आर क्या होता है, ठीक है, टेंजेंट वैल्यू ऑफ फेज एंगल होता है। तो क्या बोल सकते हैं कि क्यू फैक्टर इज अ टेंजेंट वैल्यू ऑफ फेज एंगल होता है, ठीक है। इसको नोट कर लो। ये एक साइकिल का, एक साइकिल में कितना एनर्जी स्टोर करेगा और कितना डिसिपेट करेगा। इसको कैसे निकाले, तो उसको निकाले ओमेगा एल से। ओमेगा की वैल्यू क्या होती है, ठीक है। ये क्या करेगा, एनर्जी को स्टोर करेगा, ये क्या करेगा, डिसिपेट करेगा। एफ इज इक्वल टू क्या होता है, 1/t, यानी कि टाइम पीरियड ऑफ क्या होता है, 1 साइकिल होता है। तो हम क्या मान लिए कि इसको रिमूव कर देते हैं और इसको लिख देते हैं पर साइकिल, टाइम पीरियड ऑफ 1 साइकिल। तो 2 पाई एनर्जी डिसिपेटेड, एनर्जी स्टोर्ड पर साइकिल, 2 पाई आ गया ये, ठीक है। एल बाई आर
टाइम कांस्टेंट, ठीक है। हो गया, नोट कर लिए सब, नोट कर लिए, ठीक। अब आगे पढ़ेंगे बाद में कि सब होता है इसमें वोल्टेज के टर्म्स में, सीरीज सर्किट में क्यू फैक्टर को अपन किस में लेते हैं, वोल्टेज ड्रॉप के टर्म्स में लेते हैं, है ना। वो सब आगे बताएंगे जब अपन इसका रेजोनेंस पढ़ लेंगे ना, क्यू फैक्टर इन रेजोनेंस पढ़ेंगे तो उस समय बताएंगे उसको।